हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन अगेन कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्टिंग के एमसीक्यूज से रिलेटेड होने वाला है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बताया भी था कि अप्रॉक्स 500 एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्टिंग। ये सारे एमसीक्यूज हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इक्वली रेलेवेंट है। सारे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स इससे क्लियर हो जाएंगे। वैसे हमने कॉस्टिंग से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स भी डिस्कस किए हुए अपने चैनल पे और उनको हमने एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। उस प्लेलिस्ट को रन करके आप सारी क्लासेस कवर कर सकते हो। इनफैक्ट हमने उसमें एमसीक्यूज भी ऐड ऑन कर दिए हैं सो दैट आप वहां से सारी क्लासेस कॉन्सेप्ट्स एंड एमसीक्यूज कवर कर पाओ। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब आज हम लोग नेक्स्ट 50 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं एंड आज की क्लास की जो पीडीएफ है अगेन हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। हमारा ऐप है जहां पे आपको बहुत सारे कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यूज की फ्री प्रैक्टिस फ्री टेस्ट भी मिल जाएंगे, उनकी पीडीएफ और डिस्कशन सेशन क्लास भी मिल जाएंगे। तो ऐप जरूर से डाउनलोड कर लेना एंड अगर आप एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड स्टडी मटेरियल भी आप हमारे ऐप से डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट होंगे वो हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे, जिसकी लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में हमने मेंशन की हुई है। तो चलो फिर अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अगेन 50 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट? सुपरवाइजर सैलरी इन द फैक्ट्री, कॉस्ट ऑफ द पेरोल अकाउंटिंग सेक्शन, अ बोनस पेड टू द स्टोरमैन, द वेजेस ऑफ एन ऑपरेटिव पेड ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट अचीव। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मतलब होता है जिसको आप डायरेक्टली एलोकेट कर सकते हो, और इनडायरेक्ट मतलब जिसको, जैसे मान लो हमारे पास एक फोरमैन की सैलरी है, ठीक है। अब ये जो है ये 3 प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं, ए बी सी, ठीक। तो इनकी जो सैलरी है वो आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे एलोकेट नहीं कर सकते, आपको तीनों पे किसी ना किसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये किस तरह की सैलरी हो गई? इनडायरेक्ट, ठीक है। बट ऑप्शन डी देखो, लिखा है द वेजेस ऑफ एन ऑपरेटिव पेड ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट अचीव। जितना आउटपुट अचीव हो रहा है उसी के बेसिस पे आपने वेजेस उनको पे करना है। तो ये तो डायरेक्ट कॉस्ट हो गई ना। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर अब्सॉर्ब्ड इनटू प्रोडक्शन यूनिट्स बाय द यूज ऑफ एन ओवरहेड absorption rate. Which one of the following best describes how the absorption rate is calculated? Total number of units produced divided by the total cost center overheads. Total number of units produced multiplied by the unit overhead cost. Total cost center overheads divided by the cost center activity level. जब भी हम overhead absorption rate की बात करते हैं तो न्यूमरेटर में हमें क्या रखना होता है? overhead, और डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई भी ऑप्शन चलेगा, है ना। तो ऑप्शन सी में देखो ओवरहेड का ऑप्शन दिया है, बाकी किसी भी ऑप्शन में ए, बी और डी में न्यूमरेटर में ओवरहेड मेंशन नहीं किया है। तो नो डाउट करेक्ट आंसर होगा सी, टोटल कॉस्ट सेंटर ओवरहेड डिवाइडेड बाय द कॉस्ट सेंटर एक्टिविटी लेवल। नेक्स्ट, सेल्स कमीशन आर क्लासिफाइड एज प्राइम कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर। सेल्स कमीशन है तो पीरियड कॉस्ट होगा, करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, XYZ Limited has the following data relating to its assembly plant in the year ended 31st December 2012. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दिया है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया है, असेंबली प्लांट इनडायरेक्ट कॉस्ट दिया है। In addition, the stores department has total cost of rupees 30,000 and spends 50% of its time serving the assembly plant. There were 50,000 labor hours worked and 25,000 machine hours run in the assembly plant in 2012. The overhead cost per direct labor was. अब आपको ओवरहेड कॉस्ट निकालनी है, बट किसके अकॉर्डिंग निकालनी है? डायरेक्ट लेबर आवर की। आवर्स देखो कितना दिया हुआ है, 50,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स दिया है, ठीक है। यहाँ देखो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर से तो हमें मतलब नहीं है, ओवरहेड की बात करेंगे तो ये जो हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट है असेंबली प्लांट। इन एडिशन द स्टोर डिपार्टमेंट हैज टोटल कॉस्ट ऑफ 30,000 एंड स्पेंड्स 50% ऑफ इट्स टाइम सर्विंग द असेंबली प्लांट। मतलब ये जो 30,000 का हमारा कॉस्ट है इसमें 50% असेंबली से रिलेटेड है और बाकी 50% किससे रिलेटेड है? अपार्ट फ्रॉम असेंबली प्लांट, ठीक है। तो यहाँ ये 100, ये वाला जो 100 है असेंबली प्लांट इनडायरेक्ट कॉस्ट प्लस 30,000 का 15%, 15,000, यह आ जाएगा 1,15,000। और इसको हम डिवाइड करेंगे 50,000 से तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 2.3, दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। होपफुली पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो असेंबली प्लांट इनडायरेक्ट कॉस्ट है, मतलब प्लांट को असेंबल करने के लिए जो कॉस्ट आपकी लग रही है वो आपकी ओवरहेड कॉस्ट है। तो एक तो यहाँ 1 लाख की कॉस्ट दी हुई है और उसके अलावा स्टोर डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट 30,000 है, बट ये पूरा 30,000 ओवरहेड के लिए नहीं है, उसका 50% ओवरहेड के लिए और 50% अदर के लिए। तो हमने क्या किया? टोटल ओवरहेड कैलकुलेट किया और उसको डिवाइड कर दिया डायरेक्ट लेबर आवर से।
करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, if a company uses predetermined overhead recovery rates and at the end of a period finds that there has been an under recovery of overhead, which of the following best explains the under recovery has occurred? हमने बताया भी था लास्ट क्लास में कि अगर हमारे पास ओवर अब्जॉर्प्शन होता, मतलब एक्चुअल ओवरहेड कम होता और अंडर अब्जॉर्प्शन है तो ओवर एक्चुअल ओवरहेड ज्यादा होगा। Actual overhead cost has exceeded the amount used as a basis for the establishment of the predetermined rate. आपने जो रेट पहले से डिटरमाइन किया और जो हमारा एक्चुअल ओवरहेड आ रहा है, उन दोनों में कौन सा बड़ा होगा? एक्चुअल ओवरहेड बड़ा होगा, तब अंडर अब्जॉर्प्शन होगा। तो नो डाउट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, if there has been an over recovery of overheads at the end of the accounting period, the amount concerned should be debited to the company PL account, credited to the company PL account, carried forward to the next year, used to reduce next period overhead recovery rate. अब ये कह रहा है कि अगर ओवर रिकवरी है, आपका ओवरहेड ज्यादा रिकवर हो गया तो आपका बेनिफिट है, और वो बेनिफिट आप कहां दिखाओगे? पीएल के क्रेडिट में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। A variable cost is one which varies in proportion to the level of fixed cost incurred, one which tends to vary with the level of activity, one which changes over time, one which cannot be estimated. No doubt आपकी एक्टिविटी लेवल के बेसिस पे जो कॉस्ट चेंज होती है उसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, द टर्म कॉन्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू, अभी हमने लास्ट क्लास में ये पॉइंट भी डिस्कस किया था कि कॉन्ट्रीब्यूशन आप कैसे कैलकुलेट करते हो? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये जो आता है इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। इसमें से जब हम अपना फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है आइदर प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, ऑप्शन देखो, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, budgeted profit, the actual amount of profit which goes towards meeting the overhead of the business, the difference between sales revenue and variable cost per unit. That is correct आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है कि द ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट एट विच, ब्रेक इवन मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जिसपे कंपनी को ना तो कोई प्रॉफिट हो रहा है ना तो कोई लॉस हो रहा है। कंपनी जब अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करती है एंड स्टार्टिंग में जब कंपनी सेटअप होती है तो उस केस में क्या होता है कि कंपनी अपना फिक्स कॉस्ट नहीं रिकवर कर पाती, वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर करती है बट फिक्स कॉस्ट नहीं रिकवर कर पाती, इसलिए स्टार्टिंग में उसको लॉस होता है। फिर एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आता है जब ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्होंने अपना फिक्स कॉस्ट भी रिकवर कर लिया होता है। एंड आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है जहां पे हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। द लेवल ऑफ एक्टिविटी एट विच द बिजनेस ऑपरेट्स मोस्ट इकोनॉमिकली, द लेवल ऑफ एक्टिविटी एट विच द बिजनेस मेक्स नीदर अ प्रॉफिट नॉर अ लॉस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, when a business is faced with a limiting factor and there is a choice to be made between options to follow, which of the following statement describes the optimal course of action? Choose the option which gives the highest unit profit, choose the option which gives the highest unit contribution, aim to achieve a balance of activities covering all the options, choose the option which gives highest contribution per unit of limiting factor. अगर आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया होगा तो देखा होगा हम वही काम करते हैं कि जो लिमिटिंग फैक्टर है उसमें जिसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आता है हम उसी को सेलेक्ट करते हैं। बेसिकली होता क्या, लिमिटिंग फैक्टर मतलब कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और उसको हमें ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है। तो नो डाउट जहां से हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा आ रहा है हम उसको वही अलोकेट करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा डी।